सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स जो पेपर में पब्लिश हुए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी माटी मेरा देश स्कीम्स के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन वी हैव टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन TVD1 और इसमें गगनयान के बारे में भी वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। देन OBOR एंड श्रीलंका IR के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव अ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव समिट इज गोइंग ऑन, वो डिस्कस करेंगे। ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी की बात किया जाए तो ये टॉपिक इकोनॉमी का, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विथ इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विथ इकोनॉमी, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। प्रीलिम्स बूस्टर, दो टॉपिक्स इस पर भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेंस का क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन है और बहुत सोच के अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी विल डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो इसी पर, क्योंकि इकोनॉमी के पेज में एक जो इंडिया के RBI गवर्नर है उनके द्वारा कुछ बात बोली गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। आकलन सीरीज जो कि सौरभ पांडे UPSC CSE ऐप के अंदर जो मैंने लॉन्च किया है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको डाल दिया है। तो उस क्वेश्चंस के को आपको जैसे जो भी क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो कि मैं अराउंड रात को 10 बजे यही क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो आपका क्या है, आंसर तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन डालते ही आप अपना आंसर अपलोड कर दो। अगर आप ये है कि क्वेश्चन मैं आज डाल रहा हूँ 5 दिन बाद भेज रहे हो या अगले दिन भेज रहे हो, तो फिर वो क्वेश्चन आपका इवेल्युएट नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, ये इसलिए किया जाएगा बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप एक दिन के अंदर 15 क्वेश्चन लिख दो, तो इससे काफ़ी अधिक बर्डन भी इंक्रीज होगा। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस दिन क्वेश्चन आपको मिलता है, आंसर जो क्वेश्चन में दे रहे हो इसका आंसर लिखो और अपलोड कर देना है। अपलोड करने का अब ऑप्शन एक्टिव है, तो आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं। 9-10 बजे के बीच में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप ही आपको आंसर अपना अपलोड कर देना है। लिख के पहले से रख लो कि क्वेश्चन यही है, ठीक है। कल का मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो आपको अपलोड कर देना। जो भी बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। तो इस आंसर को सेंड करने के लिए और चेक कराने के लिए अपने आंसर को सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है। सौरभ पांडे CSE जो है ऐप है, गूगल स्टोर में जाओगे तो इस ऐप को डाउनलोड करो। लाइव क्लासेस भी यहाँ पे हो रही हैं। आई एम प्लानिंग कि एग्रीकल्चर का एक नया बैच भी आएगा, ठीक है। तो वो जब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आकलन सीरीज जिसमें डेली आंसर आपके चेक होंगे, ऑलरेडी कल के क्वेश्चन मैंने डाल दिया है और काफ़ी सारे लोगों ने जो अपना आंसर अपलोड कर दिया। आपने नहीं किया तो जरूर से करें। ये सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आप जाओगे, CSE का मतलब सिविल सर्विस एग्जाम, तो वहाँ पे जाके आपके पास ये अगर आपने बाय नहीं किया तो एक कोर्स बाय कर लो। प्राइस बहुत कम 899 रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर इवेल्युएट होगा और एक वीकली मॉक भी मैं देना स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीक। यहाँ के एडवांस करंट अफेयर्स के लिए आपको कल मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट आ जाएगा। पहला टेस्ट आ जाएगा। टोटल 50 टेस्ट एडवांस करंट अफेयर्स पे है। 2 साल के एडवांस करंट अफेयर्स आई एम कवरिंग। तो ये टेस्ट आपको एडवांस करंट अफेयर्स जो UPSC के लिए उसको लिए तैयार होंगे, किए जाएंगे। फिर 2 महीने पहले, 2 या ढाई महीने पहले एक बुक निकालूंगा मैं, उस बुक से आप फटाफट सारा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये 499 प्राइस है। ये टेस्ट भी आप कर सकते हो, ये भी आपका दिया हुआ है इसी में, ठीक है। आपको अपने इस सेशन का PDF आपको यहाँ से मिलेगा। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग जाके PDF भी मिल जाएगा। और अगर आप अपना आंसर पोस्ट वैसे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, देखो आज एडिटोरियल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, जो भी है वो रिपीटेड है। ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उस पर एक कॉलम आया है जिस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उससे मैंने टॉरस स्ट्रेट के बारे में ही बताया है। कमेंट सेक्शन में बताओ, ढंग से पढ़ा होगा तभी यू कैन आंसर इट। टॉरस जो स्ट्रेट है वो बेसिकली 2 देशों को डिवाइड कर रहा है। वो 2 देश कौन से हैं? 2 देशों को डिवाइड कर रहा है। एक का नाम P से स्टार्ट होता है और दूसरे का नाम A से स्टार्ट होता है। अब हिंट इतना मैंने दे दिया है तो आप लोग जरूर से बताओ। तो यहाँ पे देखो कि एज अ पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश, रेलवे प्लान्स स्पेशल ट्रेन प्लान कर रहा है। अब देखो हमें थोड़ा सा समझना है, इसमें कुछ बातें थोड़ा सा हमें जानना है कि ये मेरी माटी मेरा जो देश है, माई सॉइल माई कंट्री कैंपेन है। ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम इसमें होते हैं। तो इसमें जो भी हमारे पहली चीज़ तो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो पहली चीज़ तो याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। जो हमारे आप कह सकते हैं बे हार्ट्स हैं, है ना, जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी सेक्रीफाइस की हुई हैं, तो उनके यहाँ से मिट्टी पिक कर लेना, और वॉलेंटियर्स हैं वो दिल्ली में एक जगह इकट्ठा होंगे, तो उनके मूवमेंट के लिए रेलवे ने कहा है कि हम मतलब एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। अब आपके मन में आ सकता है यार इससे क्या फ़ायदा? देखो इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है, इसमें एक चीज़ आप ये समझो कि किसी के परिवार में, किसी के घर के अंदर आप इमेजिन करो कि उन्होंने एक सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। सुप्रीम सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? जो कंट्री के लिए उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको दी है। अब जब किसी भी लेवल पे रिकॉग्निशन होता है ना, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी समाज के अंदर जाता है, खासतौर से उनके प्रति जो देश के लिए बहुत अधिक कमिटेड है, जिन्होंने देश के लिए बहुत अधिक जो सैक्रिफाइस है, जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, वो देश के लिए आपकी जो है वो दी हैं। ठीक है, तो ये एक आप एग्जाम्पल भी जो है हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो दूसरा है गगनयान के ऊपर है, गगनयान मिशन। इसरो इज सेट फॉर फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट टुडे। गगनयान मिशन के ऊपर ये एक टॉपिक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मिशन है ये साइंस के अंदर नोट करना, और जैसे ही आज है शायद इसका टेस्ट फ्लाइट आज ही है, लॉन्च किया जाएगा। तो एक चीज़ बस याद रखना है कि जैसे ये लॉन्च होगा इस पर बहुत डिटेल में बातें आएंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार बताओ, एक कंसेप्ट होता है कोल्ड टेस्ट वर्सेस हॉट टेस्टिंग, क्या होता है इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड टेस्ट एंड द हॉट टेस्ट। ठीक है, फिर हम बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड विथ गगनयान। गगनयान से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखना है कि ये जो गगनयान है, देखो एक प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अधिक, स्पेस का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी अधिक एक कंपटीशन भी चल रहा है। और एक जो सबसे एडवांस पार्ट ये है कि हम क्रू मेंबर्स को भेज सकें, मतलब इंसानों को भेज सकें। तो अभी हम गगनयान के माध्यम से ये भी हम अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। वी विल सेंड, कहाँ पे सेंड करेंगे? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। लोअर अर्थ ऑर्बिट बेसिकली कितनी दूर है? लोअर अर्थ ऑर्बिट इज अराउंड 300 टू 400 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, इतना जो है इसका डिस्टेंस आपका बनता है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जो है वो हम सेंड कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2018 में अप्रूव किया गया। 3 जो मेंबर्स, क्रू मेंबर्स हैं, उन्हें भेजा जाएगा। एंड यहाँ पे बिगेस्ट रॉकेट्स GSLV मार्क 3, इसका प्रोजेक्ट, इसका इस्तेमाल आपका किया जाएगा। एंड ये जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें व्योम नॉट्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद ये चीपेस्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट हो सकता है वर्ल्ड के अंदर, जो कि मतलब चीपेस्ट है। चीपेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो इसमें खर्चा है वो बहुत ही कम रहेगा। इससे देखो, इससे हम एक कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा आगे जाके मार्केट बनेगा। ऑल्दो इसके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सब अलग एक चर्चा का विषय है, लेकिन स्पेस टूरिज्म एक बड़ा जो है मार्केट बनेगा फ्यूचर के अंदर। इसमें देखो ये रहेगा ना, कहीं बोल दिया कि चलो मैं तुम्हें चांद दिखा लाऊं, ठीक है, तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, booking.com से एक रॉकेट बुक कर लेते हैं और जो है आप मुझे चांद दिखा लाओ, उसके बाद ही फिर जो है आगे हम प्रोसीड करें। तो फिर आप अगर ऐसा फिर एग्जांपल दे भी नहीं सकोगे कि चलो तुम चांद मैं चांद दिखा लाऊं, तुम चांद की तरह जो है दिखते हो या दिखती हो, है ना, तो चलो फिर। अब जिसने चांद सही में देख लिया मान लो और उसको बोल दिया तुमने कि तुम चांद की तरह दिखते हो, तो बोला अच्छा मैं तुम्हें ऐसा इतना इतना खराब, मैं तुम्हारे लिए इतना खराब हूँ या इतना खराब लगती हूँ या लगता हूँ। तो ये सब क्या है कि आप ये मानो कि फ्यूचर के अंदर स्पेस टूरिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो भी जैसे अब उसमें पैकेज होता होगा कि भाई ऊपर गए, चलो लोअर अर्थ ऑर्बिट तक चले गए, फिर आपका खासतौर से मून और ऐसे जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, या हो सकता है कई आपके जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे मूवमेंट के लिए भी जो स्पेस टूरिज्म है वो प्रमोट किया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, हम भी इस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इस एरिया में कैपेबिलिटी को इंक्रीज करें। बहुत सारे लेवल पे स्पेसएक्स के माध्यम से ये चीज़ आपकी काफ़ी हद तक की भी जा रही है।
यहाँ पे अगर आप इफ यू सी हियर, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, तो जीएसएलवी मैक 3 लिफ्ट करेगा श्रीहरिकोटा से। कहाँ से लिफ्ट करेगा? श्रीहरिकोटा से आएगा। 16 मिनट में इसे वो रीच कर जाएगा। वहाँ पे 5 to 7 डेज स्पेस के अंदर रहना, फिर ये आके दोबारा से लैंड करेगा। अब यहाँ पे जैसे ये पानी में लैंड करेगा जो भी है, तो क्रू मेंबर्स हमारे इसमें होंगे। फिर इसमें इंडियन नेवी का रोल आएगा कि उनको फाइंड करके और सुरक्षित लेकर आना। तो ये जो है आपका प्रोसेस है। तो इसी की टेस्ट फ्लाइट आज की जा रही है। तो इस टेस्ट फ्लाइट का जो नाम है, पहला फ्लाइट टेस्ट आपका किया जाएगा जिसका नाम है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, दैट इज TVD-1, इसका नाम रखा गया है। एंड ये इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे जो क्रू मेंबर्स होंगे लगभग 3 लोग जो हैं, वो एस्केप सिस्टम किस तरीके से जो है वो वर्क आपका कर रहा है। और इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड ये जो टेस्ट व्हीकल है, ये खास तौर से जो डेवलप किया गया है सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम पे। अब इसका क्या मतलब होता है? सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्टेज? सिंगल स्टेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे प्रश्न आपके लिए आ सकता है। सिंगल स्टेज, देखो इस फॉर्मेट में हम सेशन कर रहे हैं। मैंने 2 दिन दूसरे फॉर्मेट में भी किया था, क्योंकि उस समय बहुत बहुत कंटेंट आया था। अगर इस फॉर्मेट में करता वो 1.5 घंटे के ऊपर सेशन चला जाता। ठीक है, तो आपका डिपेंडिंग अपॉन आई टेक द डिसीजन। आज सैटरडे होता है, सैटरडे को कंटेंट आपका कम रहता है, तो हम लोग फिर इस फॉर्मेट में डिस्कस कर सकते हैं, और है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में जो भी ओपिनियन है वो दे सकते हो। कंटेंट मैटर करता है, ठीक है, फॉर्मेट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हमें ध्यान रखना है कि कंटेंट पूरे तरीके से कवर हो। अब यहाँ पे देखो, जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज सिंगल स्टेज रॉकेट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंगल स्टेज रॉकेट? इसको समझने के लिए ध्यान सुनना इस बात को। आप वो जो रेस होती है ना, जिसमें जैसे होता है ना कि एक आदमी ऐसे भागा, भागने के बाद रिले रेस, ठीक है, भागा, उसका एक वो डंडा टाइप होता है वो दिया दूसरे को, फिर दूसरा भागा, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया, इस टाइप से। आप ऐसे समझो कि जो रॉकेट सिस्टम होता है, जैसे मान लो आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हो, उस सैटेलाइट में क्या होता है कि एक डिस्टेंस तक कुछ रॉकेट्स बर्न करेंगे, वो उसको एक डिस्टेंस तक लेकर जाएंगे, ठीक है, वो स्टेज 1 हो गया। फिर वो टूट के गिर जाएंगे, फिर दूसरे बर्न होंगे, फिर उनका जब जहाँ तक एक डिस्टेंस तक ले जाने के बाद वो अलग हो जाएंगे। फिर तीसरा, फिर आपका क्रायोजेनिक स्टेज भी हो सकता है। क्रायोजेनिक स्टेज जो कि आखिरी स्टेज होता है, जिसमें जो आपके फ्यूल्स है वो बहुत ही लो टेम्परेचर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जब आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में जा रहे हो तो आपको सिंगल स्टेज में काम चल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने जो बूस्टर रॉकेट्स और रॉकेट्स लगा रखे हैं वो एक ही बार में आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो इसे कहते हैं सिंगल स्टेज। मतलब अभी टेस्टिंग के लिए खासतौर से सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें खास तौर से जो टेस्टिंग होगी दैट विल बी ऑफ अ क्रू मॉड्यूल एंड क्रू एस्केप सिस्टम। या क्रू शब्द का मतलब जो लोग जाएंगे, तो मान लो कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो कैसे वो एस्केप करते हैं, वो पूरा उनके बचाव के लिए क्या क्या सिस्टम डेवलप किया गया है, दैट हैज़ टू बी देयर। इवन जैसे आप स्पेस टूरिज्म भी जाओगे, अब कोई अपना जान हथेली में लेके तो जाएगा नहीं। तो ये भी तो है, मान लो स्पेस टूरिज्म फ्यूचर में होता है तो उसमें कोई जान ले हथेली में लेके तो नहीं जाएगा। उसको ये भी है ना कि मान लो इमरजेंसी आता है तो कैसे बचाव रखा जाए। ऑल्दो उतना ऊपर बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ सर्टन जो एक टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे अब आप जाते हो फिर उसके बाद आप जो है लैंड करते हो, लैंड आप पानी में कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा उसको चेक करना कि कैसे वो सिस्टम वर्क करता है, एफिशिएंट करता है कि नहीं, कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखना। तो ये सब की टेस्टिंग इस मिशन के तहत आपकी जो है वो की जा रही है। तो खास तौर से जो हमारे टेस्ट व्हीकल्स हैं, जो उनको इवेलुएट करना, ये जो आपके सिस्टम्स हैं इनको देखना कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर, या आप कह सकते हैं कि जब हम गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे उस स्थिति में ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ये थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नो पॉलिटिकल स्टेयरिंग और सपोर्ट Z2 श्रीलंका। ठीक है, IR का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल रिलेशन। और जैसा मैंने आपको कहा है कि एक अच्छा टॉपिक बनता है, विश्व में जो कुछ भी हो रहा है विश्व में, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं उन्हीं से हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में आज एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ों को आइसोलेटेड देखना नहीं चाहिए, और चीज़ें आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखो, थोड़ा इस मैप के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, IR का सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें हम लोग जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी खास तौर से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की समिट आपकी हो रही है, तो उस समिट की बात अगर की जाए तो इंडिया ने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखो, ये हमारा देश है,
ठीक है। तो ये आपका चाइना है। चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत काफ़ी सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपका डेवलप कर रहा है। यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ भी कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो ये कनेक्टिविटी भी उसने डेवलप की है। तो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये डेवलप करना और फर्दर इसको ये एक्सटेंड करना चाहता है इस रीजन में भी एक्सटेंड करना चाहता है। कई बार चर्चा भी की है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो एक रूट जो है आपका डेवलप किया गया था इसके माध्यम से, ऐसे इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को डेवलप किया गया था। अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाता तो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो कि रशिया का भी सपोर्टेड होगा, क्योंकि ये लोग दोनों मिलके, अगर आप देखोगे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्लस जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूनियन जो कि रशियन लेड है, और प्लस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना लेड है, तो ये दोनों मिलके एक पावर ब्लॉक बना रहे हैं जिसका नाम है यूरेशियन ब्लॉक। उसका नाम क्या है? दैट इज यूरेशियन ब्लॉक। इस यूरेशियन ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये यूरेशियन ब्लॉक को पावर ब्लॉक, मतलब जिसमें यूरोप के कुछ देश और एशिया मिलके वो इस पावर ब्लॉक को बनाना चाहते हैं। और अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाएगा तो वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज होगा। और साथ में अगर आप देखोगे तो ये इसमें इसराइल का बहुत बड़ा रोल है, और साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था और इसराइल के साथ, और इसराइल का रोल भी इस रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि आज से 20 साल बाद ऑयल से पैसा नहीं कमा सकते, इनको और सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इस पूरे रीजन में डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर एक आइडियोलॉजिकल बस सेटिस्फैक्शन होगा, इकोनॉमिक लेवल पे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी चाइना रशिया को पता है कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती तो इनका ये जो सपना है यूरेशियन ब्लॉक का, पावर ब्लॉक का, वो धाराशायी हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये डिस्टर्बेंस इस रीजन में कॉज किया है सपोर्ट करके। अगर डिस्टर्बेंस इस रीजन में होता है तो इसमें क्या होगा कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट इजराइल के प्रति आ जाएगा, परसेप्शन, और ये सेंटिमेंट दूर होने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत है ना, बहुत समय लग जाएगा। और आप कह सकते हैं कि फिर ये जो कॉरिडोर और ये सब है, जैसे कई ग्रुपिंग है, I2U2 जैसी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, इसराइल और ये सब भी हैं, यूएई है, यूएसए है, तो ये सारे के सारे जितने भी ये ग्रुपिंग्स हैं जो इस रीजन के लिए थे वो नहीं हो पाएंगे, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव परसेप्शन इसराइल के प्रति डेवलप हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर आप फर्दर देखोगे तो जो ये इलाका है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना खास तौर से इन जगहों पे भी अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। बांग्लादेश कहता है हमें भी इंक्लूड कर लो, और श्रीलंका चाइना के साथ काफ़ी है। ये छोटे जो देश हैं बांग्लादेश और ये फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं? इनको पता है यार कि ये दोनों की बनती नहीं है, इनको पता है कि ये दोनों की तो बनती नहीं है, जैसे इंडिया और चाइना की बढ़िया तरीके से बनती नहीं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उससे भी बोलेंगे ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, मतलब आप क्या चाह रहे हो, आप बुरा मत मानो, मैं आपके साथ हूँ। सामने वाले को भी बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, उसमें भी हाँ हाँ कर लेंगे, उससे भी काम निकलवा लेंगे, उससे भी काम निकलवा लेंगे, दोनों से काम निकलवा लेंगे। इस टाइप से ये जो देश है, चाहे श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग इस तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइना के साथ भी बना के रखेंगे अपना बेनिफिट के लिए, इंडिया के साथ भी बना के रखेंगे अपने बेनिफिट के लिए, दोनों हाथ में लड्डू लेते हैं। ये सिंपल सी बात, वो एक स्टेप नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ आप ये समझने का प्रयास करो कि ये श्रीलंका का कंटेक्स्ट समझना, श्रीलंका को चाइना की इतनी जरूरत कैसे? अगर आप म्यांमार की भी कहानी समझो कि म्यांमार में जो कू कैरी आउट किया है, मतलब मिलिट्री रूल आया है, उसमें म्यांमार को बचाने का काम यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना ही करेगा, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन मान लो म्यांमार के ऊपर किया जाए, उसको वीटो कर देगा। श्रीलंका में अगर आप जाओगे तो श्रीलंका में भी कई इश्यूज ह्यूमन राइट्स को लेके है, जो तमिल और जो सिन्हालीज थे उनके बीच में टेंशन, फिर वहाँ पे भी जो जितना भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था उसका भी यूनाइटेड नेशन लेवल पे काफ़ी कुछ चल रहा है। तो अगर ह्यूमन राइट ऐसा वायलेशन का पॉइंट श्रीलंका के लिए रखा जाता है, उसको लीडरशिप खास तौर से उसको जिम्मेदार रखा जाता है, तो वो कभी श्रीलंका चाहेगा नहीं। तो उनको बचा कौन सकता है? इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन चाइना कर सकता है बिकॉज यूएनएससी का वो मेंबर है, इसलिए श्रीलंका चाइना से बना के रखेगा। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। हम्बन टोटा के लिए भी इसीलिए एग्री भी किया होगा। हम्बन टोटा पोर्ट के लिए पैसा उधारी ले लिया इससे, चाइना से, फिर कहा कि देखो हम्बन टोटा पोर्ट बन गया, फिर कहा कि देखो हमें रिटर्न नहीं आ रहा, तो चाइना का चलो ठीक है तुम लीज में ले लो। मतलब चाइना को बोला श्रीलंका ने, तो 99 ईयर्स के लीज में हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया। हम्बन टोटा पोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, श्रीलंका के एकदम यहीं पे ये लोकेटेड है, पास में। अब ये कहानी इसलिए भी है बिकॉज बिकॉज एक प्रॉमिस भी किया होगा चाइना ने, ठीक है, एक तो चलो डेट ट्रैप की बात हम करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी कही होगी
खास तौर से चाइना ने कि चिंता मत करो, ह्यूमन राइट्स के प्रति अगर कोई बात आएगी तो हम आपको बचा लेंगे, मैं हूं ना वाली बात आपकी यहाँ पे आ गई। तो ओवरऑल अगर आप देखो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड करना है चाइना को, और चाइना को इसको अगर एक्सपैंड करना है तो अपना पूरा का पूरा जो पैटर्न इसको डेवलप करना है खास तौर से, तो उसे इस जगह की भी बहुत बहुत जरूरत है, इस जगह की भी जरूरत है। और है ना, कई सारी जो मैरीटाइम रूट है समुद्र रास्ते पे, इस जगह की भी जरूरत है। इसको ब्लॉक करने के लिए हम एक जो स्टेप लिया भी गया है कि वो है इंडो पैसिफिक रीजन पे आपका क्वाड का गठन करना, और जिसमें इंडिया यूएस भी है। कमेंट सेक्शन बताओ 2 देश और कौन से हैं। तो क्वाड की बात करें तो क्वाड जो है इस रीजन के अंदर अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, और इसको हम फर्दर इधर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इधर एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इसमें जापान एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल होगा, और वो तरीके हैं, मतलब हमें जो कॉमन पर्सन है उनको नहीं पता चलेगा अंदरूनी क्या बात होती है, बट वो बहुत अधिक तरीके से म्यांमार में जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, जो कि डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। ऑल्दो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव सोच है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको कैसे एम्पलीफाई किया जाए वो ये लोग कर लेते हैं कि आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। अगर यहाँ लड़ते भिड़ते रहेंगे तो इमेजिन करो ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन किया जा रहा है खास तौर से इस पूरे इलाके में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और ये एक बार से डेवलप हो गया तो इसको फिर साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ देंगे। तो अब एक तरफ यहाँ से म्यांमार से ब्लॉक कर दिया इस रीजन को, और दूसरा आप ये मानो कि यहाँ मणिपुर और इन सब में डिस्टर्बेंस कॉज कर दिया, तो ये जो पूरा के पूरे रीजन है इस रीजन से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी और ये डिले हो जाएगा, और तब तक चाइना अपना प्रेजेंस यहाँ पे बना लेगा। सेम सी कहानी इस रीजन के अंदर भी है। अभी जो डिस्टर्बेंस कॉज हुआ है इसकी वजह से फिर चाइना अपना इन्फ्लुएंस कर देगा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज मतलब अमेरिका और इजराइल के प्रति बहुत नेगेटिव परसेप्शन जो इस्लामिक पॉपुलेशन यहाँ है उसके अंदर आ जाएगी, तो आपका कॉरिडोर या कुछ भी पार्टनरशिप सक्सेसफुल ही नहीं होगी, उनको ये बात का पता है। तो ये फर्दर अपना जो भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है यूरेशियन पावर ब्लॉक उसको ये बना लेंगे। तो विश्व में यही सारी चीजें चलती हैं, बहुत एक लंबा खेल है जो कि चल रहा है। बाकी हम लोग तो जो जैसे डिबेट करते रहते हैं कि इसको सपोर्ट करना उसको सपोर्ट करना, तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात का मतलब हो गया कि वो एक छोटा इशू है, क्योंकि हम एक छोटे से इशू को ध्यान में रख के अपना सपोर्ट नहीं सपोर्ट वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल गेम ये है। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आप समझो। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाइना ने श्रीलंका ने कहा यार ठीक है, मतलब श्रीलंका का इंटरेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर श्रीलंका ने कहा कि यार डेट जो पैसा उधारी ले रखी है उसमें कुछ बात करता है। चाइना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, हाँ करेंगे कोई बात नहीं, चिंता मत करें आप, और ऐसा वैसा आपका बोल दिया। ऑल्दो यहाँ पे चाइना का एम अभी डिस्कस किया, उस वक्त एम क्या है, श्रीलंका का ऑब्जेक्टिव क्या है। श्रीलंका को अपना ह्यूमन राइट वाला पार्ट है उसको, प्लस उसको कुछ फंडिंग भी चाहिए, प्लस बड़े देश के साथ जुड़े हैं तो फिर इंडिया को भी बैलेंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द तमिल इशू, और ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैव राइजन ओवर द पास्ट फोर्टनाइट, ये पॉइंट आपका इसमें हाईलाइट किया गया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का, इसी पर बेस्ड मैंने आज आपके लिए मेंस का प्रश्न भी फ्रेम किया है। आई हैव फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस। ठीक है, आकलन सीरीज में कल क्वेश्चन डाल दिया है मैंने। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना है, अगर आप अपने आंसर को अपलोड चेक कराना चाह रहे हो तो उसमें आकलन सीरीज जो है उसको, उससे आपको जुड़ना है। जुड़ने के बाद आंसर को अपना लिख के उसमें अपलोड कर देना है। प्राइस बहुत ही कम रखा है, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने आंसर को अपलोड करेंगे, आपको अपना आंसर चेकड मिल जाएगा, पूरा क्या इंप्रूवमेंट करना है वो पर इंडिविजुअल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और जो भी आपको समझना है, मतलब एक पॉइंट समझना कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा एक किस तरीके से आंसर होना चाहिए वो मैं फिर यूट्यूब में डाल दूंगा। आप अपने आंसर को इवेल्युएट कराएं, ये बहुत जरूरी है। तो आकलन सीरीज के माध्यम से उस चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया, कल क्वेश्चन भी डाल दिया, काफ़ी सारे लोगों ने जो है अपना आंसर भी उसमें अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ अपने आंसर को जरूर से अपलोड कर दें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात अगर की जाए, अच्छा ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत लेवल पे है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अब बहुत सारे फैक्टर्स, आप देखो मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है, अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, या आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया के अंदर हो रहा है, यूक्रेन रशिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। फिर क्लाइमेट चेंज क्या करेगा कुछ पता नहीं, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सारी चीज़ों से, जैसे मिडिल ईस्ट और यहाँ पे हो गए,
यूक्रेन रशिया हो गया, इन या क्लाइमेट चेंज हो गया, इससे आपका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपका अफेक्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ युद्ध की स्थिति मिडिल ईस्ट में हो गई, इससे पेट्रोल और इन सब के प्राइस इतना बढ़ जाएंगे, इससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर आप बाकी चीजें इमेजिन कर सकते हो। तो ये क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जब भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आप डिसाइड करते हो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जैसे ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको हमारे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वो चीज़ डिसाइड किया जा रहा है। अब वो जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या होगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड भी करते हैं तो उन्हें खुद ही नहीं पता। मान लो आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे हम कहते हैं, अगर वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी लेकर भी आती है तो उसे ये थोड़ा डाउट रहता है कि यार क्या किया गया इसमें, अभी यार क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो सकता है क्या, अभी युद्ध की स्थिति है इससे ये हो सकता है क्या, जो कि उनके हाथ में नहीं है। अनसर्टेनिटी की वजह से ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज करे, कैसे क्या इंटरेस्ट रेट रखे, वो सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई बार कहा भी जाता है कि क्या सिर्फ जो इकोनॉमिक सेंस में मतलब आर्थिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, वो कितनी रेलिवेंट होती है, कितनी रेलिवेंट हो सकती है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की जाती है। अब यहाँ पे जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया युद्ध की वजह से और फिर इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। और वो पेट्रोल के प्राइस पे कंट्रोल आरबीआई का तो होने वाला नहीं है। एक पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, बाकी सब अपने आप चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप जाओ दूसरे पार्ट में कि क्लाइमेट चेंज है, तुरंत कुछ हाइट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ और वीट जो गेहूं की पैदावार है बहुत कम हो गई, क्या कर लोगे, तुरंत प्राइस बढ़ जाएंगे। टमाटर, वेजिटेबल या किसी की भी बात करो, क्लाइमेट चेंज किसी भी प्राइस बढ़ा देगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो उसका एम सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो इससे मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत डिटेल में कई बार डिस्कशन मैंने आपसे किया। अगर मॉनेटरी पॉलिसी या आप कह सकते हैं जो रेपो रेट है अगर बढ़ाया जाता है तो इससे मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना। अब यहाँ पे ये कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आपकी हो जाती। इसी को जो भारत के जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने इसी पर चर्चा करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट आपकी करेंगी। एंड यहाँ पे कहा गया कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं वो कंटिन्यूस बेसिस में आपके इंक्रीज हो रहे हैं। फिर उसके बाद इवन इकोनॉमिक स्लो डाउन है। अब जैसे मान लो यूएस की बात कर लो तो यूएस में जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसका भी असर पड़ता है। डॉलर की बात करें तो जैसे वहाँ महंगाई है तो अगर मान लो यूएस में महंगाई है तो वो कुछ अपनी पॉलिसी अपनाएंगे जिससे कि वो डॉलर की सप्लाई को थोड़ा कम करना चाहेंगे, मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे जिससे वो महंगाई को डील कर सकें। लेकिन अगर डॉलर की सप्लाई अफेक्ट होती है तो इंटरनेशनल व्यापार अफेक्ट होता है, दूसरे देश की करेंसी है वो भी आपकी डिप्रिशिएट करती है, मतलब है ना, क्योंकि डॉलर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को भारत के ही नहीं दूसरे विश्व के दूसरे देशों में भी काफ़ी हद तक ये अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड यहाँ पे एक शब्द यूज है इसी आर्टिकल का। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है कि जैसे जब बॉन्ड बाय किए जाते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो एक कागज टाइप मानो, तो क्या होता है इन बॉन्ड्स को लोग खरीदते हैं। जैसे आपने खरीद लिया 10,000 के बॉन्ड, अब उसमें आपको इंटरेस्ट रेट है 7% है, तो आपने साल भर रखा तो फिर आपको 10,000 में 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो 7% क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न है। जो रेट ऑफ रिटर्न है उसे बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, इन केस ऑफ बॉन्ड उसे हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो कहा गया है कि यूएस के अंदर जो भी ये बॉन्ड यील्ड है उसमें या रेट ऑफ रिटर्न है उसमें कमी आएगी। अगर कमी आएगी तो उससे क्या होगा कि लोग फिर इस ये सब बाय नहीं करेंगे। अगर बाय नहीं करेंगे तो जो भी पैसे की अवेलेबिलिटी सरकार के पास है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होगी। तो ये आप अभी फिलहाल के लिए बॉन्ड यील्ड का टर्म जो है ये थोड़ा सा याद रखना कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड पे होते हैं ये हमेशा जो परसेंटेज में डिसाइड और डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन प्रॉपिंग अप इकोनॉमी। हाउस होल्ड कंजम्पशन प्रॉपिंग अप इकोनॉमी, ये अच्छा टॉपिक है, ये भी इकोनॉमी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सेशन लाइव देख रहे हैं मतलब प्रीमियर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर से करें कब सेशन आप अटेंड करते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मौका मिला वहां शेयर करें, सेशन को प्लीज जरूर से लाइक करें। ये थोड़ी सी चीजें आपको जरूर से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट दैट इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन।
हाउस होल्ड कंजम्पशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन पे चर्चा की जा रही है। देखो कोई भी इकोनॉमी है, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द इकोनॉमी, अगर आप किसी भी इकोनॉमी की अगर बात करो, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द इकोनॉमी, अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करो, तो एक उस इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस पे निर्भर करती है? ग्रोथ बेसिकली डिपेंड करती है, एक तो डिमांड, और दूसरा जो आपका आता है वो है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड किस पे निर्भर करती है? आपके पास जो भी परचेजिंग पावर है, या आपके हाथ में जो पैसा है, मनी है, उस पर निर्भर करती है। तो जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट जो है वो बनता है, तो उसको कौन खरीद सकता है? हम लोग खरीद सकते हैं, मतलब पीपल खरीद सकता है, या कोई प्राइवेट एंटिटी खरीद सकती है, या फिर मान लो सरकार किसी पर्पस के लिए, मतलब पब्लिक या गवर्नमेंट जो है वो खरीद सकती है। तभी उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, खरीदने वाले होंगे, तभी तभी तो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ तो या तो आपके देश में जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि या तो फिर एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। अब देखो अभी जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इससे एक्सपोर्ट काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा आपका। एक्सपोर्ट में बहुत अधिक डिपेंडेंसी नहीं होगी। प्लस अगर आप इस यूनिट की बात करें तो इसकी भी लिमिटेशंस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स होते हैं। एक आपका वेलफेयर मेजर्स हो गया, प्लस पैसा खर्च करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, और भी कई सारे एक्सपेंडिचर सरकार और इन सब के होते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? सबसे जरूरी ये है कि जो लोगों के पास सेविंग है, और वो जो पैसा है उनके पास, दैट हैज टू बी स्पेंड। वो आपका स्पेंड, अगर वो खाली बैंक में ही रखे हुए हैं तो ठीक नहीं है। अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बनी रहेगी। तो प्रोडक्ट की डिमांड के लिए जो तीन मेजर चीजें हैं, तो एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा नहीं, कई सारे प्रोडक्ट के लिए सरकार इतना ज्यादा नहीं खरीदेगी, तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे होगी? हाउस होल्ड कंजम्पशन पे। जो लोगों के पास पैसा है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैसे खर्चा करते हैं, उस पर काफी निर्भर आपका करता है। अब सपोज करो कि इसमें भी अगर लोगों को ये लग जाए कि जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा आ रही है, इन्फ्लेशन है, अब उसमें ये भी पॉसिबिलिटी कि लोगों के पास जो भी पैसा है, मान लो फूड प्रोडक्ट है, सब्जी भाजी है, इनका प्राइस बहुत अधिक बढ़ता चला जाए। अगर इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा उसके मन में आ जाएगा कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, सारा पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता, अभी कर दिया तो मान लो फ्यूचर में क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी उसको होगी, तो थोड़ा सेव करेगा। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल कर लिया और फिर लोगों के पास पैसा है, ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है, तो दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग, और इससे आपका जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर बनी रहेगी, प्रोडक्शन उसी हिसाब से चलता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, और इकोनॉमिक साइकिल चलती रहेगी। इसलिए हाउस होल्ड कंजम्पशन आज के टाइम पे बहुत मैटर करता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टैंड आपको हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रीलिम्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स का जो 2 इयर्स का टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, इसमें 50 टेस्ट, प्राइस मैंने 499 रखा है। इसमें 2 टेस्ट, 2 साल के जो एडवांस करंट अफेयर्स है उनके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। कल शायद आपका पहला टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो ये आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ करें, टेस्ट करते रहें, देते रहें, आपको आइडिया लगेगा कि एडवांस करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, वो आप थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे मान लो एडवांस करंट अफेयर्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन, या आज का प्रीलिम्स बूस्टर में ये क्वेश्चन देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे ये आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा फॉन्ट साइज और मैं बड़ा करता हूँ इसके, अभी तो नहीं हो पाएगा बट आई विल ट्राई। अब देखो ये क्वेश्चन, आप देखो ये ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड के ऊपर है। सभी लोग आंसर करना, इसका गलत नहीं होना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ आउटब्रस्ट फ्लड कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ डैम मेंटेनिंग ग्लेशियल लेक। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। दे इन्वॉल्व सडन एंड समटाइम्स साइक्लिक रिलीज ऑफ वाटर, दे टेंड टू बी स्लो इवेंट लास्टिंग आवर्स टू डे। अब ये थोड़ा सा ध्यान से इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। दूसरा ये आया है, काफी बार हमने डिस्कशन भी किया। नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज पे देखो, 2 अमेरिकन साइंटिस्ट एंड रशिया have awarded the 2023 Nobel Prize in Chemistry, awarded for the discovery and the synthesis of quantum dots which helped drive a revolution in nanotechnology। करेक्ट बताना है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन बताओ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है,
ठीक है, ये एडवांस करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही टेस्ट पेपर में मैं कवर कराऊंगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अलग उसमें। ठीक है, ये आप आंसर करना। मेंस का क्वेश्चन देख लो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी विल डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। आपको बताना है भारतीय जो आपका सिस्टम, उसके तहत आपको लिखना है। हिंदी और इंग्लिश में आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। आकलन सीरीज में आप अपने आंसर को इवेल्युएट करा सकते हैं, इससे आप जरूर से जुड़े। इसका प्राइस 899 जो है मैंने रखा हुआ है। तो आकलन सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ पे सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड करना। इसमें आप www.sauravpandeyupsc.com पे जाके भी लैपटॉप से भी अपना जो है एक्सेस कर सकते हैं। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू हो जाएं, अपने आंसर को लिखें, रेगुलर बेसिस में लिखें और उसको इवेल्युएट करवाएं। आकलन सीरीज में आपका पूरा आंसर इवेल्युएट भी होगा। हर संडे को एक छोटा सा टेस्ट भी दूंगा मैं आपको, जिसका आपको सेंड करना है। इसके कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ऑलरेडी जैसे ही आप आकलन सीरीज में जाओगे, आप ज्वाइन करोगे, तो जो क्वेश्चन है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये बाकी प्रीलिम्स का है, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। संडे का जो सेशन है उसका टाइम फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, थोड़ा संडे एक समय होता है, बाकी जो जिस टाइम पे आपके सेशन आते हैं मंडे टू सैटरडे, वैसे ही रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।